सुबह का समय था। सूरज अभी हल्का हल्का उग रहा था और बाजार की गलियों में हल्की हलचल शुरू हो रही थी। दुकानों से ताजी सब्जियों और फलों की खुशबू फैल रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। इसी हलचल के बीच सरोजा देवी अपने छोटे से ठेले को लगाने की तैयारी कर रही थीं ताकि सुबह के ताजे सेब लोगों तक पहुंचा सकें। सरोजा देवी की जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पति कमांडर विकास सिंह सेना में थे। जब सरोजा गर्भवती थीं और उन्हें जुड़वा बेटियों की खुशी मिलने वाली थी, तभी देश की सेवा में उनका पति एक मिशन पर गए। दुखद रूप से मिशन के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी जान दे दी और शहीद हो गए। सरोजा के लिए यह वक्त बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों को अकेले ही पाला। और यही जुड़वा बेटियां, दो अनमोल रत्न, अब बड़ी हो रही थीं। बड़ी बेटी डॉक्टर प्रिया सिंह, जो शहर के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर थी। छोटी बेटी रिया सिंह इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम। सरोजा देवी अपनी बेटियों पर गर्व से मुस्कुरा रही थीं। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना चौड़ा हो जाता और वह मुस्कुराते हुए कहती, एक बेटी लोगों की जान बचाती है और दूसरी जिले की व्यवस्था संभालती है। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। हल्की सुबह की हवा ठेले पर रखे सेबों के बीच खेल रही थी और सरोजा देवी के चेहरे पर हल्की बेचैनी भी झलक रही थी। किसी को नहीं पता था कि इस साधारण सी महिला में कितनी ताकत और हिम्मत छुपी हुई है। तभी सड़क किनारे अचानक एक जीप की आवाज गूंजी। इंस्पेक्टर विवेक कपूर अपनी जीप पर आया और बिना किसी परिचय के सीधे उनके ठेले के पास रुक गया। उसने ठेले से एक सेब उठाया और चुपचाप मुंह में डाल लिया। सरोजा देवी थोड़ी हड़बड़ी और बोली, साहब सेब मीठे हैं, आप चाहे तो तोल दूं। विवेक कपूर ने अकड़ते हुए कहा, हाँ हाँ 2 किलो दे दो। सरोजा देवी कांपते हाथों से सेब तोलकर पॉलिथीन में दे दी और जल्दी से बोली, साहब 2 किलो सेब हुए तो 300 रुपये हो गए। विवेक कपूर ने पैकेट लिया, लेकिन उसके बाद उसने एक और सेब निकाला और सामने ही काट कर खाने लगा। कुछ देर चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बेचा है तूने, एकदम बेस्वाद। सरोजा देवी घबरा कर बोली, नहीं साहब बहुत मीठे हैं, आप चाहे तो दूसरा चक्कर देख लीजिए। लेकिन विवेक कपूर हंसते हुए बोला, चुप, तेरे सेब मीठे नहीं हैं, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी। सरोजा देवी ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत है, कुछ तो पैसे दे दीजिए बस। इसी बात पर विवेक कपूर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झुककर ठेले को दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर उठाया और एकदम से पलट दिया। ठेला पलटते ही सारे सेब सड़क पर बिखर गए। कुछ गाड़ियों के नीचे गिर रहे थे, कुछ नाली में गिर गए। लोग चौंक कर इधर उधर देख रहे थे, कुछ डर से पीछे हट गए और कुछ बस हैरानी से ठहर गए। सरोजा देवी की आंखों में डर और हड़बड़ी झलक रही थी। उनका पूरा मेहनत का फल मिनटों में बिखर चुका था। उन्होंने जल्दी जल्दी सेब उठाने की कोशिश की, लेकिन विवेक कपूर अब भी ठेले के पास खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से और धमकी से लाल हो चुका था। सरोजा देवी हक्की बक्की रह गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए और होंठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर विवेक कपूर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, जीप स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में से किसी ने सरोजा देवी की मदद नहीं की, लेकिन पास के ही एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का सौरभ यह सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह सरोजा अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि सरोजा अम्मा की 2 बेटियां हैं। उसने किसी तरह उनके नंबर खोजने की ठानी। कुछ समय बाद उसे बड़ी बेटी डॉक्टर प्रिया सिंह का नंबर मिल गया, जो दूसरे शहर के अस्पताल में डॉक्टर थी। उसने तुरंत वह वीडियो डॉक्टर प्रिया सिंह के व्हाट्सएप पर भेज दिया और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, प्रिया दीदी देखिए आज बाजार में आपकी माँ के साथ क्या हुआ। दूसरे शहर के प्रतिष्ठित अस्पताल में जहां प्रिया सिंह अपनी ड्यूटी पर मरीज देख रही थीं, तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा, एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, प्रिया के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी शांत आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जब उसने इंस्पेक्टर विवेक कपूर को अपनी मां की टोकरी उठाकर फेंकते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी मां, जिसने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी,
आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उसका मन करता है कि अभी यहां से जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच ले। उसने अपने दांत भींच लिए और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत वह वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम रिया सिंह को फॉरवर्ड किया। वीडियो भेजते ही उसने रिया को फोन लगाया। रिया उस वक्त अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने अपनी बड़ी बहन का फोन देखा, मीटिंग रोक कर फोन उठाया और पूछा, हाँ दीदी, सब ठीक है? प्रिया की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख, अभी के अभी देख। रिया ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी मां सड़क पर बिखरे सेब के लिए रो रही थी। एक मामूली इंस्पेक्टर ने उसकी मां की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया था। रिया की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। रिया ने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती यह सब। यह सुनते ही प्रिया फोन पर गुस्से में बोली, मैं आ रही हूँ, छुट्टी लेकर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। रिया नरम आवाज में बोली, नहीं दीदी, आपकी जरूरत मरीजों के पास है। आप जान बचाने का काम करती हैं और यह मेरा इलाका है। माँ को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कानून के तरीके से। प्रिया कुछ देर चुप रही। वह अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे को समझ गई थी। बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। रिया ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी, अब ये मेरा काम है, और फोन काट दिया। उसने मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। रिया अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकल गई। रास्ते में उसने अपने डीएम वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सा हरे रंग का सलवार सूट पहन लिया। वह अपनी माँ के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, डीएम बनकर नहीं। जब वह घर पहुंची तो सरोजा देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। अपनी बेटी को अचानक देखकर वह घबरा गई। रिया, तू यहाँ सब ठीक तो है? रिया कुछ नहीं बोली। वह बस अपनी माँ के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ की गोद में सिर रखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सरोजा देवी ने सिसकते हुए कहा। क्या बताती बेटी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वह पुलिस वाला है। छोड़ उसकी बात, आज तू इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। रिया ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, अब आप गरीब और अकेली नहीं हैं माँ, आपकी बेटी इस जिले की डीएम है। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी आपके साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। सरोजा देवी ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। उस रात रिया ने एक पूरा प्लान बनाया। वह जानती थी कि अगर वह डीएम बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उसे उन्हें अपने हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उसने गुलाबी रंग का सलवार सूट पहना और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम जतिन को फोन किया। जतिन, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ और यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। जतिन ने कहा, जी मैडम, हुक्म कीजिए। रिया ने कहा, मैं अभी सिविल ड्रेस में शहर के कोतवाली थाने में एक शिकायत लिखवाने जा रही हूँ, अपनी पहचान छिपाकर। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक 1 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा ना करूं कोई कुछ नहीं बोलेगा। जतिन ने कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। रिया ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार ऊँघ रहा था और इंस्पेक्टर विवेक कपूर और एसएचओ अनिकेत शर्मा चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। रिया डरते डरते उनकी टेबल के पास गई और बोली, जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। एसएचओ अनिकेत शर्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या हुआ, किसने परेशान किया? रिया ने कहा, जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, विवेक कपूर चौकन्ना हो गया। उसने रिया को घूर कर देखा और पूछा, क्या इंस्पेक्टर साहब, नाम क्या है तेरा और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? रिया ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश करते हुए कहा, जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला के सेब की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूँ। यह सुनते ही विवेक और अनिकेत जोर जोर से हंसने लगे। ओ, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? विवेक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ, सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना? चल भाग यहाँ से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। रिया ने साहस जुटाते हुए कहा, लेकिन यह गैर कानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। इतना सुनकर एसएचओ अनिकेत शर्मा भड़क गया। उसने टेबल पर हाथ पटका और गुर्राया, तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में निकाल।
रिया की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन आवाज पहले से और मजबूत। वह वहीं खड़ी रही और बोली, मैं फिर लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए FIR दर्ज करनी ही होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिसकर्मी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी अचानक बाहर से जूतों की जोरदार आवाज और गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दिए। उसी पल एक हवलदार भागता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सर, शिव कुमार तिवारी जी थाने में आ रहे हैं। यह सुनते ही विवेक और अनिकेत दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अनिकेत शर्मा तुरंत खड़ा हो गया, अपनी टोपी ठीक की और जल्दी से दर्पण में बाल देखने लगा। अरे जल्दी करो, गेट खोलो, उसने हवलदार को डांटा। दोनों अफसर ऐसे दौड़े जैसे कोई मंत्री या राजा आ रहा हो। पूरा थाना अचानक एकदम अलर्ट मोड में आ गया। फाइलें समेटी जाने लगीं, कुर्सियां ठीक होने लगीं और सिपाही चौकन्ने खड़े हो गए। रिया वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, यही है असली खेल। अब समझ आया कि मेरी मां को न्याय क्यों नहीं मिल रहा था। एक सफेद सफारी गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने शिव कुमार तिवारी उतरे। अंदर आते ही उसने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हाल है शर्मा, काम धाम अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा वर्गा फंसाया कि नहीं? आज विवेक और अनिकेत हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी शिव कुमार तिवारी की नजर कोने में खड़ी रिया पर पड़ी। रिया को देखते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वह जिस लड़की को एक आम लड़की समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और रिया के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहाँ इस वक्त मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। इंस्पेक्टर विवेक और SHO अनिकेत हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हो क्या रहा है? ये तो उस बुढ़िया की बेटी है। शिव कुमार तिवारी जी इसके सामने हाथ क्यों जोड़े खड़े? यह लड़की है कौन? अनिकेत ने धीरे से विवेक से पूछा। विवेक ने भी घबराहट में सिर हिला दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ियों से DSP और जिले के कई बड़े IAS और IPS अफसर उतरे और तेजी से थाने के अंदर आए। वे सब आकर चुपचाप रिया के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब थाने में सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की घर घर की आवाज आ रही थी। विवेक कपूर और अनिकेत शर्मा पत्थर के बुत्त बन चुके थे। उनके गले सूख गए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तभी DSP ने आगे बढ़कर गुस्से में विवेक कपूर की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम झले कि DM मैडम रिया सिंह के सामने खड़े हो। DM मैडम, यह शब्द किसी बम की तरह थाने में फटा। विवेक और अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वे कांपते हुए रिया को देखने लगे, जिसे वे कुछ देर पहले सेब वाली की बेटी कहकर बेइज्जत कर रहे थे। रिया की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का गुस्सा था। उसने अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, और इंस्पेक्टर विवेक कपूर और SHO अनिकेत शर्मा दोनों की आत्मा तक कांप गई। यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। रिया ने आदेश दिया। इन दोनों के खिलाफ वर्दी की डांस दिखाने, एक आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी न करने के जुर्म में FIR दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ एक विभागीय जांच भी बिठाई जाए। SP साहब ने तुरंत अपने मातहतों को इशारा किया और दोनों इंस्पेक्टरों की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई। कल तक जो शेर बने घूम रहे थे, आज बीगी बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। तभी नेता शिव कुमार तिवारी ने हिम्मत करके कहा, मैडम, नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इनको। रिया ने घूमकर शिव कुमार तिवारी को ऐसी नजरों से देखा कि वह कांप गया। नेताजी, यह नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है, अब इन्हें कानून समझाएगा। बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। शिव कुमार तिवारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि इस नई DM से टकराना आसान नहीं है। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से खिसक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था, जिसे रिया ने पढ़ लिया था। अगली सुबह सब समझ रहे थे कि DM बेटी ने मां को इंसाफ दिलाया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन रिया एक दिन रात को जब खाना खा रही थी, तभी उसके पर्सनल फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आई। फिर एक बदली हुई मशीनी आवाज में कोई बोला, DM साहिबा, शहर में नहीं हो,
ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल तो अब शुरू होगा। रिया ने कड़क आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? उस आदमी ने कहा, वही जिसकी दुम पर तुमने पैर रख दिया है, कहकर उसने फोन काट दिया। रिया के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह समझ गई थी कि शिव कुमार तिवारी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उसे अब सिर्फ अपनी मां की इज्जत ही नहीं, बल्कि उनकी जान की भी फिक्र होने लगी थी। उसने तुरंत ही एएसपी को फोन किया और अपनी मां के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिस वालों को तैनात करने को कहा। वह अपनी मां को डराना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई भी खतरा मोड़ लेना भी नहीं चाहती थी। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। रिया को लगा शायद उसकी चेतावनी काम कर गई और शिव कुमार तिवारी पीछे हट गया है, लेकिन वह तो तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह जब सरोजा देवी बाजार में अपने सेब की टोकरी लगाकर बैठी ही थीं, अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां वहां आकर रुकीं। उनमें से एक नया इंस्पेक्टर उतरा जिसे रिया नहीं जानती थी। उसने सरोजा देवी की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें सूचना मिली है कि इन सेबों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, तलाशी लो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने सेबों के नीचे से भूरे रंग के नशीले पदार्थ निकालकर चिल्लाया, सर मिल गया। नशीला पदार्थ देखकर बाजार में हड़कंप मच गया। लोग कान्हा फूंसने लगे, देखो डीएम की मां नशीले पदार्थ बेचती है। सरोजा देवी सन्न रह गईं। वह रोते हुए बोली, नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। पुलिस उन्हें जबरदस्ती जीप में बिठाकर ले गई। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, डीएम रिया सिंह की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। ये शिव कुमार तिवारी का मास्टर स्ट्रोक था। उसने रिया पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी मां, पर वार किया। अब रिया एक अजीब दुविधा में फंस गई थी। अगर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मां को छुड़ाती तो उस पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगता, और अगर वह चुप रहती तो उसकी बेगुनाह मां जेल में सड़ती। रिया के ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगीं। मीडिया, मंत्री और सीनियर अधिकारी हर कोई जवाब मांग रहा था। रिया ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। कैमरों की फ्लैश लाइट उसकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी तरह की घबराहट नहीं थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूं आप सबके मन में क्या सवाल है। मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मैं साफ शब्दों में कहती हूं कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम नागरिक हो या किसी अधिकारी का परिवार। हॉल में गहरी खामोशी छा गई। हर पत्रकार उसकी बात लिखने में व्यस्त था। रिया ने आगे कहा, मैं डीएम हूं, लेकिन सबसे पहले इस देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूं, और इसी जिम्मेदारी के चलते मैं इस केस की जांच से खुद को अलग कर रही हूं। जांच अब एक स्पेशल टीम करेगी और मैं खुद भी उन्हीं की रिपोर्ट का इंतजार करूंगी। उसने हल्की सांस लेकर पानी का गिलास उठाया, फिर बोली, मुझे भारत के संविधान और न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन आएगा जरूर। और जिस दिन सच सामने आएगा, उस दिन न सिर्फ मेरी मां का नाम साफ होगा, बल्कि यह भी साबित होगा कि भारत में कानून का राज सबसे ऊपर है। इतना कहकर रिया ने भीड़ की तरफ सीधी नजर डालते हुए जोड़ा, आज मैं सिर्फ एक बेटी हूं, एक ऐसी बेटी जो अपनी मां के सम्मान के लिए लड़ रही है। लेकिन यह लड़ाई मैं कानून और सच्चाई की ताकत से ही जीतूंगी, न कि गुस्से या बदले से। उसकी यह बातें सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीडिया की फ्लैश और तेज हो गई। अगले ही पल हर न्यूज चैनल की हेडलाइन थी, डीएम रिया सिंह का बड़ा बयान, कानून से ऊपर कोई नहीं। मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह एक आम नागरिक हो या डीएम की मां। इसीलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूं, ताकि जांच पर कोई असर ना पड़े। एसपी साहब एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। रिया का यह दांव देखकर शिव कुमार तिवारी भी हैरान रह गया। उसे लगा था कि रिया बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन उसने बड़ी समझदारी से खुद को जांच से अलग कर लिया था। रिया सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी थी। उसने सौरभ को बुलाया, वही लड़का जिसने पहला वीडियो बनाया था। रिया ने कहा, सौरभ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहां की हर हरकत पर तुम्हारी नजर रहती है। पता लगाओ उस दिन मां की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा,
मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। सौरभ अपनी डीएम दीदी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने बाजार के दूसरे दुकानदारों और अपने दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला। पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी सरोजा देवी की टोकरी के पास कुछ रखते हुए दिखा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वह वही आदमी था जिसे लोगों ने सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर विवेक कपूर के साथ कई बार देखा था। सबूत मिल चुका था। यह सारा खेल शिव कुमार तिवारी ने अपने पिट्ठू सस्पेंड हुए इंस्पेक्टरों के जरिए रचा था। अब बारी रिया की थी। उसने एसपी के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने यह झूठी खबर फैलाई कि सीसीटीवी फुटेज में नशीला पदार्थ रखने वाले का चेहरा साफ साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। यह खबर सुनते ही शिव कुमार तिवारी के कैंप में खलबली मच गई। उसने तुरंत विवेक कपूर को फोन किया। वह आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसका कुछ करो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। शिव कुमार तिवारी को नहीं पता था कि उसका फोन पहले से ही पुलिस के सर्विलांस पर था। विवेक कपूर और अनिकेत शर्मा उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे, रिया और एसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें घेर लिया। हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने शिव कुमार तिवारी के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया। अगली सुबह जब शिव कुमार तिवारी अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था और अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने डीएम रिया सिंह, एएसपी और भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ गए। वह हकलाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मैडम? रिया ने अपनी आंखों में इस्पात जैसी कठोरता लिए कहा, खेल खत्म हो गया नेताजी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। शिव कुमार तिवारी चिल्लाया, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। एएसपी ने आगे बढ़कर उसके हाथ में अरेस्ट वारंट थमाते हुए कहा, सबूत यहाँ है। हमारे पास आपकी फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप एक गवाह के खिलाफ अभिशब्द बोल रहे थे। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। शिव कुमार तिवारी का राजनीतिक साम्राज्य एक ही पल में ढह गया। उसे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस जीप में ले जाया गया। उसी शाम सरोजा देवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको रिया का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और भावुक करने वाली कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।